वो देखो, वहां कोई है। आक्रमण! अवश्य ही दस्युओं को वहां बंदी बना के रखा है। इतना कोलाहल, लगता है किसी ने आक्रमण कर दिया। पुरु ही होगा। घबराओ मत लाची। यदि पुरु उन्हें लेने तक्षशिला गया है तो वो अवश्य उन्हें लेकर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। न जाने क्यों माँ, मुझे विचित्र सी व्याकुलता अनुभव हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय मुझे पुरु के साथ होना चाहिए। लाची, इस समय यदि तुम वहां गई तो सब कुछ समाप्त हो चुका होगा, युद्ध भी समाप्त हो चुका होगा। चिंता मत करो, तुम्हारे सोचने से पहले पुरु तुम्हारे माता पिता को यहाँ सुरक्षित लेकर आएगा और तब तक युद्ध भी समाप्त हो चुका होगा। सैनिकों,
अर्धवृत्त व्यूह की रचना करो, एक भी शत्रु बचकर न जाने पाए। इतना विलंब क्यों किया? महाराज, पुरु ने सेतु ध्वस्त कर दिया है। उसने झीलम में भी आग लगा दी और उस आग में क्या हुआ? उस आग में? उस आग में सम्राट अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। इसका अर्थ है कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब पुरुष स्वयं अपनी मृत्यु तक चल कर आएगा। महाराज, पुरु में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है महाराज। मुझे विश्वास था कि आप देशद्रोह नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको लेने आया हूं। किंतु महारानी कहाँ है महाराज? तुम्हारी मलिका की लाश तब तक मेरे पास रहेगी जब तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता। लाची, लाची, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। क्या करूं माँ, ये जानते हुए भी कि पुरु वहां है, वो सब कुछ संभाल लेगा, उसके पश्चात भी बहुत विचलित हो रहा है।
विचित्र सा भय मन में भरता जा रहा है, जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। भय की काट प्रार्थना होती है लाची। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि पुरु, दस्युराज और महानंदिनी जहां भी हो सुरक्षित हो। महानंदिनी ने मेरे सामने मेरी भुजाओं में अपना दम तोड़ा और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके शव का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। उनका अंतिम संस्कार अवश्य होगा महाराज, किंतु उनके शव को कहां रखा गया है? वो यहां से दूर नहीं है। क्लीटस कुछ मुट्ठी भर सैनिकों के साथ उसकी शव की निगरानी कर रहा है, क्योंकि सारी सेना अलेक्जेंडर के साथ युद्ध के लिए निकल चुकी है। क्या अलेक्जेंडर अपने साथ अपनी सारी सेना ले गया? हाँ, यहाँ पे केवल क्लीटस और 100 से 200 सैनिक हो। यदि अलेक्जेंडर अपनी सारी सेना को यहां से ले गया तो सेतु नष्ट होने के पश्चात यहां कोई लौटा क्यों नहीं? अलेक्जेंडर के साथ सैकड़ों सैनिक और नौकाएं थी। उसकी मृत्यु के पश्चात मैंने स्वयं उन्हें तक्षशिला की ओर मुड़ते हुए देखा था, परंतु यहां कोई नहीं लौटा। केवल मुट्ठी भर सैनिक तट की रक्षा में तैनात हैं। अलेक्जेंडर ने मेरे साथ वही खेल खेला जो मैंने उसके साथ तक्षशिला में खेला था। इसका अर्थ है कि अलेक्जेंडर अभी जीवित है, पर कहां? जंग में फतेह की राह आसान करनी हो तो दुश्मन को गुमराह करना होता है। हम भी पोरस को गुमराह करेंगे। अंबिराज अपनी फौज के साथ इस जमीनी रास्ते से होकर पीछे से पौरव मुल्क की ओर बढ़ेंगे और उन पर यहां से पीछे से हमला करेंगे। और मैं अपनी फौज के साथ पुल की ओर से आगे बढ़ूंगा और पोरस को यह गलतफहमी दूंगा कि मैं अपनी फौज के साथ पुल के रास्ते से आ रहा हूं, बल्कि हकीकत यह है कि मैं पोरस की उन छावनियों पर हमला करूंगा जो उसने झेलम के किनारे लगाई। लेकिन शाह, पोरस तो हमें पुल पर ही मारने की कोशिश करेगा, फिर हम उसकी छावनी तक कैसे पहुंचेंगे? इस मुश्किल का हल भी है मेरे पास सेबेस्टियन। हम अपनी पूरी ताकत के साथ पुल पर से जाएंगे और पोरस की अगली चाल का इंतजार करेंगे। वक्त आने पर मेरे हमशक्ल को, जो मैसेडोनिया के सिपाहियों के हुजूम में छिपा होगा, हम बाहर लाएंगे।
उसके बाद दूसरी कश्ती पर चढ़कर हम पुल से दूर हो जाएंगे। कोई हादसा होता है तो मेरा हमशक्ल मारा जाएगा और इस खुशी में पौरव, सिपाही और पोरस सब गुमराह हो जाएंगे। आज अपनी झूठी जीत का जितना जश्न मनाना है मना लो पोरस, पर कल जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो तुम्हारा खेल खत्म हो चुका होगा। कश्तियों को पौरव सामने की ओर लो। एक तीर से दो शिकार किए आपने। उन दस्युओं को कैद में रखा क्योंकि आप जानते थे पोरस पुल को तबाह करके खुद तक्षशिला जाकर अपने दस्यु साथियों को जरूर बचाएगा। हाँ फेस्टियन, पोरस मेरे बिछाए हुए जाल में ठीक उसी तरह से फंसा जैसा मैंने सोचा था, और अभी तो बहुत कुछ है जो वहां उसका इंतजार कर रहा है। तब तक मैं जाकर मलिका को बचाकर लेकर आऊंगा। जीवित? पिछली बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार तुम मेरे मकसद के बीच में आए, मेरी मां और मेरे बीच में आए। अब तुम अपनी जान से जाओगे। चौंको मत, मैं जानता हूं कि तुमने मेरी मां को यहां कैद करके रखा है और मैं उन्हें ले जा रहा हूं। अलेक्जेंडर का बिछाया हुआ एक जाल है। हमें शीघ्र ही महारानी के शव को लेकर और अवराश के लिए निकलना चाहिए और किसी भी क्षण हमारी मुख्य छावनी तक पहुंच जाएगा। आइए। हमें ऐसा निकलना होगा तुरंत। आइए महाराज। महारानी के शव को कहां रखा गया है? वहां उस पंडाल में।
आप सभी दस्युओं को लेकर तट पर बंदी नौका में सुरक्षित यहां से निकले। मैं उनके शव को लेकर आता हूं। पीछे से प्रहार करने का अभ्यास छूटा नहीं अभी तक। मैं तुम्हें ये लाश नहीं ले जाने दूंगा पोरस। जिसने हमारे शाह सिकंदर के साथ गद्दारी की, उसकी लाश को आखिरी रस्में भी नसीब नहीं होंगी पोरस। महानंदिनी! दशरथ! नहीं 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 बुरो, नहीं महाराज, महानंदिनी! हमें उनके बिना ही जाना होगा महाराज। नहीं बुरो, नहीं, वो मेरी पत्नी है, मैं उसका ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसका अंतिम संस्कार का अधिकार है गुरु। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ महाराज, परंतु हम नहीं गए तो हमारे कारण कई लोगों के प्राण जाएंगे। और यदि महारानी जीवित होती तो वो भी इसी पक्ष में होती कि हम अधिक से अधिक लोगों के प्राण बचाएं। हाँ महाराज, मेरा भाई हस्ती मुख्य छावनी पर अकेला है। वो अलेक्जेंडर किसी भी क्षण वहां पार कर सकता है। जब तक मैं यहां खड़ा हूं अलेक्जेंडर, तुम पौरव राष्ट्र में प्रवेश नहीं कर सकता। अब अगर कोई मरने की ठान ले तो मैं क्या कर सकता हूं?
अलेक्जेंडर, अभी अभी हमारे जासूस से पैगाम मिला है। तो पोरस ने बारसीन और उसके खानदान को बमनी की हिफाजत में फारस भेजा है। तुम हिंदू कश की तरफ जाओ हेफेस्टियन। मुझे हर कीमत पर बारसीन चाहिए। मुझे फारस और पौरव मुल्क की फौजों के बीच पीस देना चाहते थे ना पोरस? अब तुम पिसोगे मेरे और मेरे दूसरे मोर्चों के बीच। अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ अब तक पौरव राष्ट्र की छावनियों तक पहुंच चुका होगा। सूर्योदय होते ही हम इन पर आक्रमण करेंगे। अब मैं दोनों तरफ से हमला करूंगा और आपको यहां से बाहर निकाल ले जाऊंगा मां। आचार्य ने इनके प्राण तो बचा लिए, परंतु इस यज्ञ की ऊर्जा से जो उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंची है, उसका क्या निवारण है? निश्चिंत रहिए राजमाता। आचार्य ने हमें उनके उपचार की विधि यज्ञ आरंभ होने से पूर्व ही समझा दी थी। वो शीघ्र ही कुशल होंगे। और इन्हें होश कब आएगा? बस कुछ ही क्षण। आप स्वयं देख सकती हैं, राजमाता अनसुया आपके काले जादू के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो चुकी है। और निश्चिंत ही आप पुरु के विषय में सोच रही होंगी, तो जान ले कि वो भी सुरक्षित ही है। हिरन कब तक बचेगा? आखिर उसे शेर के जबड़ों में आना ही पड़ेगा। मेरा बेटा खुद आएगा यहाँ और तुम्हारे सामने और इसको खत्म कर देगा। तुम्हें मैंने पहले ही चेताया था कि किसी और के पुत्र की मृत्यु की कामना करने से अच्छा ये होगा कि अपने पुत्र के जीवन की प्रार्थना करो। काश तुमने मेरी बात मानी होती। काश तुम्हारी प्रार्थना का फल तुम्हारे पुत्र को मिला होता, तो वो आज जीवित होता। मेरे पुत्र पुरु ने तुम्हारे बेटे अलेक्जेंडर का वध कर दिया है। वो झेलम पार करने से पहले
अग्नि द्वार पार न कर पाया। भस्म कर दिया है मेरे पुत्र ने उसे। नामुमकिन। ज़्यूस का बेटा एक इंसान के हाथों नहीं मर सकता। अलेक्जेंडर नहीं मर सकता। वो आएगा, मेरा बेटा मेरे लिए जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर। ओलंपिया भले ही संकट से बाहर हो, परंतु मैं चाहती हूं कि आप सब उस पर हर प्रहर दृष्टि रखें। महाराज पुरुषोत्तम दस्युओं के साथ जब तक्षशिला से लौटेंगे तब वो उसे मुक्त कर देंगे। राजमाता, महारानी लाची। भैरव, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों? अलेक्जेंडर जीवित है। जो मरा है वो उसका हम शक्ल था। मैंने कहा था ना, अलेक्जेंडर नहीं मर सकता। और अब मेरा बेटा तुम्हारे मुल्क में दाखिल हो चुका है। यही खबर देने आए हो ना? भैरव, कितनी क्षति हुई है? अलेक्जेंडर की सेना ने हमारी मुख्य छावनी पर अधिकार कर लिया है और महाराजा हस्ती क्या हुआ हस्ती को भैरव? मैं बताती। अलेक्जेंडर ने उसे मार दिया होगा, क्योंकि अलेक्जेंडर के आगे कोई नहीं टिक सकता। तुम लोगों ने मेरी इतनी खातिरदारी की है तो तुम्हें एक और मौका देती हूं। अपने हथियार डाल दो और अलेक्जेंडर की बादशाहत कबूल कर लो, वरना तुम लोगों का भी वही हश्र होगा जो हस्ती का हुआ। आपको लगता है कि हमें मृत्यु से भय है? भूलिए मत महारानी ओलंपिया, यदि पुरु की इच्छा और आचार्य चाणक्य के प्रयास ना होते तो आपकी आत्मा आपके देवता ज़्यूस के सामने होती आज। हम भारतीय का तो ये गुण है कि अतिथि के स्वागत के लिए अपने प्राण लगाने को तैयार और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाने को प्रस्तुत। मुझे विश्वास है महाराज हस्ती भी अपनी अंतिम सांस तक शूरवीर के भांति लड़े होंगे, परंतु आप प्रार्थना कीजिए कि हस्ती जीवित हो। एक बार एक फारसी ने हस्ती को बंदी बनाकर जहाज पे रखा था और पुरु ने वो जहाज ही तोड़ दिया था। सोचिए, यदि पुरु को यह सूचना मिली कि अलेक्जेंडर ने उसके भाई को मार दिया है तो कैसा महाविनाश होगा। बहुत गुरूर है ना तुम्हें पोरस पर। मेरा बेटा पोरस के गुरूर को और तुम सब लोगों को चकनाचूर कर देगा और हम उसका सामना करने को सज्ज हैं। हम प्रेम के सामने समर्पण करते हैं, आक्रमण के सामने नहीं। बहुत अच्छा हुआ
कि तुम्हारी मूर्छा टूट गई। अब तुम स्वयं अपनी आंखों से देखना कि कैसे मेरा बेटा पुरु तुम्हारे बेटे अलेक्जेंडर को परास्त कर तुम दोनों को इस देश से बाहर निकाल के फेंकता है। क्या बात है ब्यूसिफिलस? आओ पोरस, यही तो मैं भी चाहता हूं कि वो तस्सी और तुम यहां आओ। जिस तरह मेरे आने पर तुमने मेरा रास्ता रोका, अब मैं भी तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें खड़ी करूंगा और तुम्हें भी उन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लगता है अलेक्जेंडर ने हमें रोकने के लिए अपनी सेना भेजी है। हाँ महाराज, मैं उसके लिए सच हूं। अलेक्जेंडर को ये युद्ध में किसी भी स्थिति में जीतने नहीं दूंगा। अम्बिराज! हमारी आधी फौज यही हमारी छावनी पर रुकेगी और पोरस को ढूंढेगी और बाकी की फौज मेरे साथ पौरव महल की तरफ कूद करेगी और सुबह होते ही अम्बिराज पीछे से घेराव करेंगे। ब्यूसिफिलस, तुमने यह पैगाम लाकर कि पोरस यहां पहुंचने वाला है अपनी वफादारी साबित की है। मेरे साथ मिलकर बहुत सी जंग फतेह की है तुमने, और इस बार भी दुश्मन शिकस्त खाएगा। आगे बढ़ो।
यदि अलेक्जेंडर की सेना यहां तैनात है तो इसका अर्थ है कि वो पौरव राष्ट्र पहुंच चुका है। आपकी माता को उन्होंने महल में यहां बंदी बनाकर रखा हो, क्योंकि ये स्थान महल का सबसे सुरक्षित स्थान है। मैं यहाँ आज आंसू बहाने नहीं आई ज़ियस, बल्कि अपने आंसुओं का हिसाब लेने आई हूँ। मेरी औलाद में कबायली फिलिप का गंदा खून नहीं, तुम्हारा ताप चाहिए। वो औलाद जो बिजली सी तेज हो और तूफानों की तरह सबको फना कर दे, जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले और मेरे कदमों में डाल दे। मुझे तुम्हारी औलाद चाहिए ज़ियस। मेरा और ज़ियस का बेटा वहां तक अपनी सल्तनत बनाएगा जहां सूरज उगता है। भारत पर हुकूमत करेगा वो। अगर वो पूरब की तरफ गया तो मैसेडोनिया कभी नहीं लौटेगा। होशियार रहना ओलंपिया, अलेक्जेंडर को भारत मत जाने देना। अगर वो अपने मुकद्दर से मिला तो सब फना हो जाएगा। वो मुहाफिज अलेक्जेंडर को अपना पाप कभी पूरा नहीं होने देगा। मेरे पुत्र पुरु ने तुम्हारे बेटे अलेक्जेंडर का वध कर दिया है। महारानी लाची। भैरव, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों? अलेक्जेंडर जीवित है। मुझे पता था अलेक्जेंडर, तुम मर नहीं सकते। तुम देवता ज़ियस के बेटे हो। हमें इन भारतीयों को सबक सिखाना होगा। तुम जहाँ कहीं भी हो, जल्द से जल्द आ जाओ अलेक्जेंडर। आपका बेटा आ गया है मां। हमें शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा।
मुझे घेरने की कोई बड़ी योजना अवश्य बनाई होगी अलेक्जेंडर ने। बस इतनी सी योजना है पुरु कि दो पाटों के बीच कुछ बचता नहीं, सब पिस जाता है। केवल सूर्योदय की देरी है। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात आज वो क्षण आया है जब मैं पौरव राष्ट्र से अपना प्रतिशोध लूंगा। प्रयाण! हमें पूरे सहयोग की आवश्यकता है प्रभु। आशा है कि महाराज बमनी अब तक अपनी पूरी सेना के साथ हिंदू कुश से वापस लौट आए होंगे। ये चक्रवात के पहले की शांति है। हम भी आपके साथ लड़ेंगे शाह बमनी। नहीं बासी, पहली बात तुम अतिथि हो, दूसरी बात इनके भुजाओं में इतना बल नहीं कि ये बमनी को हरा सके, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी आवश्यक है कि तुम और तुम्हारा परिवार फारस सुरक्षित पहुंचे, तभी तुम अपनी सेना लेकर आ पाओगी, जिससे हम अलेक्जेंडर को परास्त कर पाएंगे। सैनिकों, बारसीन और उसके परिवार को सुरक्षित करो।
हस्ती, हस्ती, जो घायल है उनका उपचार करवाया जाए। हस्ती, भाई भाई हस्ती, भाई, भाई, भाई आंखें खोलो, भाई उठो, आंखें खोलो हस्ती, हस्ती, भाई आंखें खोलो। तुमने वचन दिया था कि सदैव मेरी ढाल बन के रहोगे, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकते हस्ती, हस्ती आंखें खोलो। भाई, बचपन में एक सेनापति बनने का स्वप्न देखा था तुमने, और आज तुम सिंध नरेश हो, सिंध के राजा हो हस्ती, तो फिर रूठे क्यों हो भाई? आंखें खोलो, आंखें खोलो हस्ती, हस्ती, हस्ती। जाओ और जाकर कह दो अपने शाह से, इस मार्ग पर जो भी आएगा उसका यही प्रारब्ध होगा। पुरु के आने तक महल में बचे शेष धनुर्धारियों को आदेश दे दो कि महल के मुख्य बिंदुओं पर सज्ज रहे। हाँ, और साथ ही मैं हमारी सेना की अन्य टुकड़ी हमारे छावनी पर भेजने का प्रबंध करती हूँ, ताकि वो अलेक्जेंडर की सेना के सामने हमारी मुख्य छावनी को सुरक्षित करे। घायल सैनिकों को भी यहाँ लेकर आएगी और पुरु के लौटने का मार्ग बनाएगी। आदेश राजमाता। तुम लाची द्वारा भेजी गई टुकड़ी के साथ मुख्य छावनी पर जाओ और वहां महाराज पुरुषोत्तम की प्रतीक्षा करो। तब तक मैं और लाची
उस अलेक्जेंडर की सेना के लिए अपनी सेना सज्ज करते हैं। आंखें खोलो, आंखें खोलो हस्ती, हस्ती आंखें खोलो, हस्ती, हस्ती आंखें खोलो। खोलो। अम्बेराज! हाँ भाई, क्या हुआ? तुम अब भी यही सोचते हो कि तुम्हारे बड़े भाई को तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है? कि हस्ती इतना दुर्बल है कि कुछ ही बार में चित हो जाएगा। नहीं भाई, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हें वैद्य की आवश्यकता है। मेरी चिंता छोड़ो पुरो, तुम्हें अलेक्जेंडर के पीछे जाना होगा। वो महल की ओर गया है। मैंने संदेश भेजकर सिंध और पुष्कलावती की सेना को बुलवा लिया है। वो शीघ्र ही तुम्हारे साथ होंगे। शीघ्र करो पुरो, महल की ओर जाओ, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। किंतु पहले मैं तुम्हारे लिए एक वैद्य की व्यवस्था करवा दूं। ब्रू, वो देखो। रक्त बहुत बह गया है, नाड़ी गति भी मंद है, किंतु आप चिंता न करें। मेरे पास आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है महाराज। पौरव श्रेष्ठ बमनी अब तक हिंदू कुश से नहीं लौटे हैं। ऐसे में अलेक्जेंडर के संभावित आक्रमण को देखते हुए राजमाता अनुसुईया और महारानी लाची हमारी सेना को सज्ज कर रही हैं। और आचार्य चाणक्य, वो कैसे हैं? क्या महारानी ओलंपिया स्वस्थ हुई या नहीं? यज्ञ सफल रहा महाराज। महारानी ओलंपिया को जीवन दान मिला है, किंतु यज्ञ के प्रभाव से आचार्य मूर्छित हो गए। उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्हें उपचार और विश्राम की आवश्यकता है। अब आपको शीघ्र महल की ओर जाना होगा। जब तक आप वहां पहुंचेंगे, राजमाता अनुसुईया और महारानी लाची
अलेक्जेंडर के विरुद्ध हमारी सेना सज्ज कर लेंगी। अलेक्जेंडर को रोकना इतना सरल नहीं है भैरव। उसको रोकने के लिए कोई और मार्ग ढूंढना होगा हमें। मेरे पास एक योजना है। राजमाता को संदेश भेजो कि सेना को उत्तर पश्चिम में भेजे, तो यहां से 10 कोस दूर है। सिंध की सेना को भी हमसे वही मिलने का संदेश भेजो। हम अलेक्जेंडर को उसी ओर लेकर जाएंगे। पर महाराज, अलेक्जेंडर वहां क्यों जाएगा? पिताश्री लेकर जाएंगे। उन्हें संदेश भेजो, जब तक मैं उस उत्तर पश्चिम स्थान पर पहुंचूं, उन्हें वहां पहुंचकर कुछ तैयारियां करनी है, ताकि अलेक्जेंडर महल की ओर नहीं, मेरे पीछे आए। अलेक्जेंडर ने अपनी चाल चल दी है, अब हमारी बारी है। अब यहां से तुम्हारा मार्ग बिल्कुल सुरक्षित है बारसी। यहां से फारस जाने तक तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी, किंतु फिर भी हमारे कुछ सैनिक सुरक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाह। मैं जल्द ही फारस की सेना लेकर लौटूंगी, आपके एहसान का कर्ज चुकाने। राजमाता, राजमाता। क्या हुआ भैरव? महाराज पुरु और दस्यु आ गए हैं। महाराज हस्ती भी सुरक्षित हैं। समय का चक्र अब हमारे पक्ष में है माँ। तक्षशिला का ध्वज, इसका मतलब मोर्चा लो, युद्ध आरंभ होने को है। ज्येष्ठ, जो अब तक नहीं हुआ वो आज होगा। तक्षशिला ने पौरव राष्ट्र पर हमला कर दिया है।
सज्ज हो जाओ लाची। जो सेना लेकर आ रहा है वो मेरा भाई नहीं बल्कि एक देशद्रोही है, और मेरे मातृभूमि के विरुद्ध जो भी द्रोही आएगा उसे हम दंड अवश्य देंगे। मैं इस युद्ध में हर क्षण हर कदम आपके साथ हूं मां। जितनी भी सेना हमारे पास उसके साथ हम इनका सामना करेंगे। आज संसार जानेगा कि युद्ध बल से नहीं साहस से जीता जाता है। पुरु कुशल तो है। जी महाराज, परंतु उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अलेक्जेंडर अपनी सेना लेकर महल की ओर बढ़ रहा है। महाराज पुरुषोत्तम चाहते हैं कि आप महल के पीछे जो घाटी है वहां पहुंचकर अलेक्जेंडर के लिए एक जाल तैयार करें, ताकि अलेक्जेंडर को अपना मार्ग बदलना पड़े और उसे अनजाने ही महाराज पुरुषोत्तम की सेना के सामने जाना पड़े। तुम्हारा मौन कुछ और भी कहना चाहता है संदेशवाहक, कहो। केवल अलेक्जेंडर ने ही आक्रमण नहीं किया पौरव श्रेष्ठ, तक्षशिला नरेश अम्बिराज ने भी पीछे से आक्रमण किया। क्या अम्बिराज और अलेक्जेंडर ने दोनों दिशाओं से आक्रमण कर दिया? जी महाराज, और अब महल में भी बहुत कम सेना शेष बची है। सेना हो या ना हो, अनुसुईया और लाची हर दशा में उनका सामना अवश्य करेंगे। प्रश्न केवल पौरव राष्ट्र के मान का ही नहीं बल्कि हमारे बल का है, जिस पे हम सबको अभिमान है। उस साहस का है जो हमें अपनी माताओं के दूध से मिला है। आज प्रश्न उस दृढ़ निश्चय का है जिससे एक कोमल रस्सी भी पत्थर के शिला पर निशान छोड़ जाती है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए दल के बल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मन में संबल की आवश्यकता अधिक होती है। मुझे ज्ञात है, भले ही हमारी सेना की गिनती कम, परंतु मनोबल में कोई कमी नहीं, क्योंकि ये मनोबल हमारी मातृभूमि के लिए है। महाराज पुरुषोत्तम कहां बाहर बालों से अपने धरती की रक्षा कर रहे हैं, और यहाँ हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि भीतर बालों के यानी तक्षशिला से आए द्रोहियों की सेना हमारे घर की चौखट लांघ ना पाए।
हम जीते जी तो मरेंगे नहीं और ना ही दास्ता स्वीकार करेंगे। दास्ता की छांव में आने से पहले भले हमें अपनी श्वास को मुक्त क्यों ना करना पड़े, हम अपने अंतिम श्वास तक लड़ेंगे। भारत जेतु! 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 क्या हुआ माँ? कोई दुविधा? कुछ नहीं। बच जाने से पहले आर्य और पुरु से मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी कि वो कुशल तो है ना। माँ, जिनके पास आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हो, उन्हें कैसे कुछ हो सकता है? आप उनकी शक्ति है माँ, निश्चिंत रहिए। मुझे विश्वास है कि वो दोनों सुरक्षित हैं। महारानी अनसुईया और महाराज पुरुषोत्तम दोनों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपका क्या निर्णय है पौरव श्रेष्ठ? वो देखो पुरु, सिंध की सेना आ चुकी है। आशा करता हूं कि पिताश्री को वो संदेश मिल गया होगा जिसके कारण अलेक्जेंडर को अपना मार्ग बदलना पड़ेगा। हमें यह कार्य शीघ्र ही पूरा करना है। अलेक्जेंडर किसी भी क्षण यहां आ सकता है। ध्यान से, एक भी स्थान न छूट पाए। हमें इस पूरी घाटी को ढकना है, जिससे अलेक्जेंडर की अधिक से अधिक सेना इसमें गिरकर काल का ग्रास बन जाए। एक संदेश है पौरव श्रेष्ठ। महाराज पुरुषोत्तम की सिंध सेना से भेंट हो चुकी है और अब वो उत्तर पश्चिम घाटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तम है। अब हमें अलेक्जेंडर की सेना की प्रतीक्षा करनी है ताकि हमारी योजना पूर्ण हो सके। तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो ब्यूसिफुलस? हम यहां रुक नहीं सकते ब्यूसिफुलस। इस मार्ग में आपको सावधान रहना होगा शाह अलेक्जेंडर, क्योंकि इस मार्ग में एक गहरी घाटी है जो बहुत निकट से भी दिखाई नहीं देती। आक्रमण!
पौरव मुल्क की ओर जाने का कोई और रास्ता? उत्तर दिशा की तरफ एक रास्ता है हुजूर, लेकिन वो यहाँ से 10 कोस की दूरी पर है। 10 कोस तो क्या, इस जंग में फतेह पाने के लिए मैं 1000 कोस भी जा सकता हूँ। तुमने एक बार अपनी मृत्यु का स्वांग रचा अलेक्जेंडर, क्योंकि अब तुम वास्तव में अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। पौरव राष्ट्र में स्वागत कैसा रहा अलेक्जेंडर? भूल कर भी मत सोचना कि तुम्हारी कोई भी चाल मुझे मेरी मां को हासिल करने से रोक सकती है। आज जो मेरे रास्ते में आएगा वो कुचला जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि अपनी शिकस्त कबूल करके अपने सर झुका दो, वरना अपने जीते जी देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे बेटे के कटे हुए सर पे पांव रखकर तुम्हारे पौरव तख्त को हासिल करता हूं। व्यक्ति अपना सिंहासन नहीं चुनता अलेक्जेंडर, सिंहासन अपने राजा को चुनता है, और सिंहासन उसे चुनता है जिसमें राज करने की योग्यता हो, ना कि कुछ तोड़ने का बल। ये सीख हमने अपने पुत्र कनिष्क को भी दी थी। कनिष्क, याद होगा ना, जिसे तुमने मार डाला। आज उसकी हत्या के प्रतिकार का दिन है।
कहा था ना सर झुका दो। किस्मत खराब है तुम्हारी। पहले मैंने तुम्हारे एक बेटे कनिष्क का सर लिया और अब दूसरे बेटे पोरस की पारी है। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच हो रहा ये महायुद्ध दो नियतियों का युद्ध था, किंतु इस महायुद्ध के साथ कई और लोगों की नियति भी जुड़ी थी। कुछ लड़ेंगे अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए, कुछ अपना वचन निभाने को, और कुछ के लिए ये जीवन मरण का नहीं, विश्वास और निश्चय का प्रश्न होगा, और किसी के लिए ये उसकी चुनौती की जीत होगी या उसके भ्रम की हार। किसी की आंखें खुलेंगी और उसे ज्ञात होगा कि भारतीय कैसे होते हैं, और मेरा बेटा पुरु अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या कर सकता है। पोरस और अलेक्जेंडर फिर से एक दूसरे का प्रारब्ध बनकर आमने सामने आने वाले थे। कोई नहीं जानता था कि ये युद्ध किस प्रकार इन्हें और इनके अपनों को प्रभावित करेगा, किंतु ये सभी जानते थे कि ये क्षण उन सभी के जीवन को बदल देगा। स्मरण है, वर्षों पूर्व इसी तरह तलवार लेकर तुम मेरे सामने खड़ी थी, अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए। रुक जाओ अम्बिराज, अपने सैनिकों से कहो कि तलवार पीछे करें। आज 2 दशकों के पश्चात भी हम वहीं खड़े। आश्चर्य है कि बमनी 2 दशकों में भी उतना ही दुर्बल है। अपनी पत्नी को भेजा है अपनी रक्षा के लिए। आश्चर्य तो इस बात का है कि आप मेरे पति को ना 2 दशक पहले समझ पाए और ना आज। तक्षशिला नरेश देश के अगर नहीं पुकारा। यदि भाई आया होता तो एक बहन स्वागत करती, परंतु इस समय एक देशद्रोही आया और इसीलिए तुम्हारे सामने कौरव राष्ट्र की राजमाता खड़ी। राजमाता तुम्हें इसी झांसे में रखकर बमनी बिल में छुपा बैठा है। बिल तो वो चूहे खोदते हैं अम्बिराज, जो तनिक सा संकट देखकर नौका का साथ छोड़ देते हैं। कौरव श्रेष्ठ बमनी
एक सिंह शूरवीर है वो। प्रहार करेंगे तो छाती ठोक कर करेंगे, सामने से चेतावनी देकर करेंगे। तो बुलाओ उस शूरवीर को, कहो उससे मुकाबला करे। तुम्हारी ये इच्छा शीघ्र पूरी होगी अम्बिराज। पौरव नरेश बमनी की तलवार की धार का सामना तुमसे शीघ्र होगा। महल पर हमारी कितनी सेना तैनात है? अधिक बल नहीं है महाराज, लगभग 50-100 सैनिक। पता लगाओ अम्बिराज की सेना कहां तक पहुंची है। हमें पल पल की सूचना चाहिए। इस छल का परिणाम भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ अम्बिराज। बड़ा अच्छा प्रतिरोध सज्ज किया। मेरी विशाल सेना के लिए ये मुट्ठी भर सैनिक और नेतृत्व करने के लिए 2 अबलाएं। पुरुष अपना बल उसी क्षण खो देता है जब वो एक नारी को अबला समझता है। अम्बिराज मां कहकर भावुक करते, बहन बोलकर शासन करना चाहते हो, एक पत्नी को फुसलाते हो और संपत्ति के भांति उपयोग करते हो। आप एक स्त्री की शक्ति से परिचित ही नहीं है तक्षशिला नरेश। जिन सैनिकों पर आपको इतना गर्व है, उन्हें जन्म देने वाली भी एक स्त्री ही है। जानते हो एक स्त्री क्या होती है? प्रेम से गले लगाओ तो फूल, हे समझा तो उसी गले का शूल, सम्मान किया तो ममता और प्यार, और अपमान किया तो तलवार की धार। एक नारी की प्रतिज्ञा ने 100 कौरवों के प्राण ले लिए अम्बिराज। तुमने तो 2-2 नारियों को ललकारा है। अंतिम चेतावनी दे रही हूं मैं तुम्हें अम्बिराज। यदि युद्ध का शंख बज गया तो तक्षशिला पौरव राष्ट्र से किसी भी प्रकार की दया की आशा न रखे। तुम्हारे साथ भी वही होगा जो एक देशद्रोही के साथ होता आ रहा है। निर्णय तुम्हारा है। आक्रमण! भारत जेतु! भारत जेतु! मुट्ठी भर सैनिक है ये, परंतु इससे पहले कि पुरु और बमनी यहाँ आए, इस युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। जाओ पुरु, जिस मिट्टी को ये विदेशी रौंदने आया है, इसे उस मिट्टी की शक्ति दिखा दो। ऐसा उत्तर दो इसे कि जिसे स्मरण करके कोई और विदेशी फिर कभी हमारी मातृभूमि पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस न करे। जाओ पुरु, अपनी नियति को पूर्ण करो, मातृभूमि की आस की रक्षा करो। हम अंतिम श्वास तक तुम्हारे साथ हैं।
उम्मीद है तुम्हें मेरा तोहफा मिल गया होगा पोरस, तुम्हारे भाई की लाश। जब तलवार ढाल पर पड़ती है तब सती ढाल को नहीं, तलवार को पहुंचती है अलेक्जेंडर। अस्ती नाम है मेरे भाई का, और अब भी वो जीवित है। एक दिन तुम्हारी इसी तलवार को वो तोड़ेगा जिससे तुमने उस पर प्रहार किया था। बातें बातें बातें, सिर्फ बातें करते हो तुम भारतीय। और जब जंग का वक्त आता है तो दुश्मन की मां को ढाल बनाकर उनके पीछे छिप जाते हो तुम लोग। तुम्हारी माता को ढाल बनाने के उद्देश्य से मैं उन्हें यहां नहीं लाया था, बल्कि अपनी तलवार की धार का अनुभव करवाने लाया था। उनकी ये सोच के हम भारतीय दुर्बल और भयभीत हैं, उसे बदल लें। और आज अवसर आ ही गया अलेक्जेंडर, मुझे युद्ध में परास्त करो और अपनी मां को सम्मान पूर्वक यहां से लेकर जाओ। आज तो अलेक्जेंडर से खुदा भी नहीं जीत सकता पोरस, क्योंकि दांव पर मेरी मां लगी है। तुमने मेरी मां को कैदी बनाया और अब मैंने तुम्हारी मां के लिए एक जाल बिछाया है। व्यू की रचना आरंभ करो। मैं स्वयं अनुसुईया को व्यू में लेकर जाऊंगा। हाँ पोरस, तुम यहां बातों में उलझे हो और वहां तक्षशिला की पूरी फौज ने अब तक पौरव महल को घेर लिया होगा। अब तुम्हें समझ में आएगा कि जब मां दुश्मन की कैद में हो तो एक बेटा कैसा महसूस करता है। तुम्हारे ही लफ्ज दोहराता हूं पोरस, मुझसे जीतो और बचा लो अपनी मां को। जब तक व्यू की रचना पूर्ण नहीं होती, अनुसुईया और लाची को उलझाए रखो। बस एक बार व्यू की रचना पूर्ण हो जाए, फिर तक्षशिला पौरव राष्ट्र से अपना प्रतिशोध लेगा। तेरा साथ हो या ना हो, मुझे विश्वास है कि मेरी मां तक्षशिला को जीतने नहीं देगी। लाची और मां मिलकर अम्बिराज को रोक ही लेंगे। और तुम सच रहना अलेक्जेंडर, तुम और तुम्हारी मां स्वयं अपनी आंखों से हम भारतीयों की वीरता और क्षमता देखोगे।
मेरा